कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का किरीकी का कहर भाग पहला। किरीकी का कहर। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा। संपादन मनीष चंद्र गुप्त। राजनगर में जब भी रात जवान होती है, शहर के विभिन्न माफिया गैंगों के गुंडे शिकार की तलाश में अपने अपने अड्डों से बाहर निकल आते हैं और तभी वातावरण में गूंज उठती है एक धड़धड़ाहट, एक स्पेशल मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट, जिसे सुनकर हर अपराधी का खून सूख जाता है। समझदार तुरंत वापस अपने अड्डों में घुस जाते हैं और ना समझो की मंजिल होती है पुलिस स्टेशन का लॉकअप और फिर जेल। ये कहानी अनगिनत रातों से दोहराई जा रही है और तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक राजनगर की रखवाली करता रहेगा उसका अद्भुत रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव। लेकिन अपराध के कई रूप होते हैं और अपराध करने के कई कारण, और उनमें से एक कारण राजनगर की सीमा से लगे घने जंगलों में स्थित इस प्राचीन कुटी के अंदर है, जिस कुटी में हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि ज्ञान की खोज किया करते थे और उस ज्ञान को काष्ठ पत्रों पर दर्ज किया करते थे। आज शायद कोई इन्हीं काष्ठ पत्रों की तलाश में यहाँ पर आया है। प्राचीन काष्ठ पत्र, कहीं ये काष्ठ पत्र पुराणों का वही खोया हिस्सा तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। देखो इस पर क्या लिखा है। रक्ष जाति एवं देव जाति के मध्य युद्ध और घमासान हो रहा था, परंतु देवों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। रक्षों अर्थात राक्षसों की मायावी शक्ति कम हो रही थी। उनको मायावी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के लिए शक्ति के स्रोत लाल हीरे की आवश्यकता थी, जो पूर्वांचल के सम्राट सांसुक के पास था। रक्षों से हमले का खतरा बढ़ जाने पर सांसुक ने उस शक्तिपुंज लाल हीरे को देवों के हाथ में सौंप देने का निर्णय लिया। ये कहानी तो मैं खुद भी जानता हूँ, देखें कि इसमें आगे काम की बात लिखी है या नहीं। देवों ने लाल हीरे को पूर्वी हिमालय पर स्थित कलिम्पा मठ में स्थापित कर दिया और अमर योद्धा निंजा किरीगी को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर देवों ने मठ को उस महा ऊर्जा से ढक दिया जो केवल राक्षसों के लिए ही घातक थी। कुछ वृक्षों ने मठ में घुसने का प्रयत्न भी किया, परंतु महा ऊर्जा के कवच ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। राक्षसों के पास अब मायावी शक्तियां प्राप्त करने का बस मेरा काम हो गया। मेरी सैकड़ों वर्षों की तलाश पूरी हुई। मुझे उस शक्ति स्रोत का पता चल गया है जो रक्ष जाति को एक बार फिर ब्रह्मांड पर राज्य कराएगा। राक्षस राज चंद्रकाल की जय। राजनगर में माफिया बॉसों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। सुपर कमांडो ध्रुव, इस शैतान ने तो हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। हमारे धंधे बंद हो गए, हमारे लगभग सारे आदमी जेल में सड़ रहे हैं और उसको खत्म करने के हमारे सभी प्रयास बेकार भी हो चुके हैं। फरारी, अब आखिर ध्रुव को रास्ते से कैसे हटाया जाए? उसको मैं तुम लोगों के रास्ते से हटा दूंगा। यह क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ माफिया सरदारों, मांत्रिकों का सरदार, तांत्रिक चंद्रकाल और सभी जादुई शक्तियों का स्वामी भी। चंद्रकाल तांत्रिक जादू। हा 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 हा, ऐसे जादूगरों के स्टेज शो मैंने बहुत देखे हैं। इस हाथ की सफाई दिखाने वाले से ध्रुव तो क्या एक मच्छर भी नहीं मरेगा। हा 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 हा। और अपने तंत्र का पहला चमत्कार मैं तुझ पर ही दिखाऊंगा। चंद्रकाल ने अपने मंत्र दंड को उठाया और अगले ही पल हवा में धूमती एक गोल आरी उभर आए और हंसने वाले माफिया बॉस के पैरों से आकर सट गई। फिर हाथों से एक एक करके माफिया बॉस के अंग धड़ से जुदा होने लगे और कमरे में गूंजती चीखों का शोर बढ़ता गया। जो माफिया बॉस की गर्दन कटने के साथ ही शांत हुआ। वाह चंद्रकाल, वाह, तुमने तो तबीयत खुश कर दी मेरी। बहुत दिनों बाद इतनी भयानक मौत देखने को मिली। ध्रुव तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगा, पर ध्रुव मुझे जिंदा चाहिए ताकि मैं अपने हाथों से उसकी बोटी बोटी अलग कर सकूं। लेकिन उसके बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो?
एक ऐसी चीज जो मेरे लिए बहुमूल्य है, पर मैं पहले तुम्हारा काम करूंगा और फिर अपनी फीस लूंगा। बताओ, ध्रुव मुझे कहां पर मिलेगा? ध्रुव हर रात की राजनगर की सड़कों पर गश्त लगाता है। आज क्या बात है, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, हवा तक एकदम खामोश है, पूरे वातावरण में एक शैतानियत सी घुली लग रही है। ये कुत्ता भी रो रहा है, इसी से पूछता हूँ। क्या बात है दोस्त, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? तांत्रिक चंडकाल के सामने सिर झुका बालक। चंडकाल, कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? तुमको ध्रुव। क्या तुमको मेरी मदद की जरूरत है? मदद? चंडकाल को तेरी मदद नहीं मूर्ख, लेकिन फरारी को तेरी जान चाहिए, और वो मैंने उस तक पहुंचाने का वादा किया है। फरारी? माफिया बॉस, तो तुम फरारी के आदमी हो। ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे हैं। चंडकाल और कई तांत्रिकों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, तुम यहां से वापस धुआं बनकर फूट लो। अगर फरारी ने तुझे जिंदा उस तक पहुंचाने को न कहा होता, तो मैं अभी तेरी आत्मा निकालकर उसे अपना गुलाम बना लेता। पर अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। चंडकाल के मंत्रदंड से एक लपट सी निकली और ध्रुव ने अपने आप को एक आग के पिंजरे में कैद पाया। अब मैं तुझे इसी पिंजरे में फरारी तक ले जाऊंगा। अरे, यह क्या हो रहा है? मेरी आंखें जरूर धोखा खा रही हैं। ये किसी प्रकार का क्यों दृष्टि भ्रम है? आओ, यह आग तो असली है। यानी यह चंडकाल सचमुच कोई तांत्रिक है क्या? मैं गोली बारूद से तो निपट सकता हूं, पर तंत्र मंत्र से टक्कर कैसे ली जा सकती है? मिल गया जवाब। चंडकाल अपने तांत्रिक वार मंत्र दंड के जरिए कर रहा है। यानी अगर ये दंड नष्ट कर दिया जाए तो ये पिंजरा भी गायब हो जाना चाहिए, और यह काम करने के लिए मेरा एक दोस्त यहाँ पर मौजूद है। अगले क्षण ध्रुव के गले से एक घुरघुराहट उभरी और भयभीत कुत्ता अपना सारा भय भूलकर चंडकाल के हाथ पर झपट पड़ा। इस अचानक हुई घटना से चकित होकर चंडकाल के हाथ से मंत्रदंड छूटकर नीचे जा गिरा, और मंत्रदंड से चंडकाल का मानसिक संपर्क भी टूट गया। साथ ही साथ ध्रुव को कैद में रखने वाला आग का पिंजरा भी गायब होने लगा। ख्याल सही निकला। अब इससे पहले कि चंडकाल वापस अपने मंत्रदंड तक पहुंच सके, मैं इस तक पहुंचकर इसको नष्ट कर दूंगा। अच्छा, तो तुम समझते हो कि मेरा मंत्रदंड तुम अपने पास रख सकते हो? मेरे मंत्रदंड को दुनिया की कोई भी ताकत रोक कर नहीं रख सकती ध्रुव। ओह, यह मंत्रदंड तो सचमुच चंडकाल की तरफ खींच रहा है। अगर मंत्रदंड इसके हाथों में वापस पहुंच गया तो फिर मेरी हार निश्चित है। इसलिए चंडकाल का ध्यान एक बार फिर बटाना होगा। निशाना सटीक था। पत्थर सिर से टकराते ही चंडकाल का दिमाग पल भर के लिए अंधकार में डूब गया। मंत्रदंड से उसका मानसिक संपर्क दोबारा टूट गया, और उसी पल ध्रुव ने आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हुए मंत्रदंड के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं मूर्ख, ये तूने क्या किया? तूने मेरी वर्षों की तांत्रिक साधना के बाद प्राप्त हुए मंत्रदंड को नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंडकाल की दहकती आंखें ध्रुव की आंखों से टकराईं और ध्रुव का पूरा बदन जड़ हो गया। यह मुझे सम्मोहित कर रहा है। मुझे इसके सम्मोहन की पकड़ से बाहर निकलना ही होगा, वरना मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इस वक्त मेरे दिमाग को एक ऐसा तेज झटका चाहिए जो मुझे चंडकाल के सम्मोहन से आजाद करा दे। अब तू हिल नहीं सकता दुष्ट लड़के। मैं अपने मंत्रदंड के टूटने का बदला तेरे लहू की एक एक बूंद पीकर लूंगा। अब मुझे ये रोड क्रॉसिंग इंडिकेटर ही बचा सकता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे शून्य हो रहा है। आश्चर्य, तुम अब भी अपना हाथ जरा सा हिला सकते हो। कमाल की इच्छा शक्ति है तुम में, पर अब ये तुम्हारी कोई मदद नहीं। ध्रुव ने एक झटके से तारों को बाहर खींच लिया। तारों के एक हल्के से स्पर्श से ही ध्रुव के पूरे बदन में बिजली का एक तेज झटका दौड़ गया, और ध्रुव का दिमाग तथा शरीर दोनों ही चंडकाल के सम्मोहिनी शिकंजे से आजाद हो गए। फिर ध्रुव ने चंडकाल को संभलने का मौका नहीं दिया। ये सम्मोहन का जादू अपनी आंखों से करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी आंखों का इलाज करना पड़ेगा। और इसका तरीका मामूली सा है। ये हो गई इसकी आंखें बंद। अब बोलो चंडकाल, तुम कितने साल के लिए जेल जाना पसंद करोगे?
मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने मात दी है। लड़के, तुम्हारी शक्ति और बुद्धि सचमुच तारीफ के काबिल है, पर तुम मुझे पकड़ सको इतनी काबिलियत तुम में नहीं है। अरे ये तो धुआं बन रहा है। मैं वापस आऊंगा ध्रुव, और उस दिन तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि अब की बार मैं तैयारी के साथ आऊंगा। ये सब क्या था, सच या सपना? नहीं, सच था। ये टूटा हुआ मंत्रदंड इस बात का प्रमाण है। तंत्र मंत्र पर विश्वास करने को दिल तो नहीं करता, परंतु इस मामले की गहराई से छानबीन करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही एक तांत्रिक वुडू से मैं पहले भी टकरा चुका हूँ। और फिर एडवांस एनर्जी रिसर्च सेंटर में तंत्र मंत्र के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ध्रुव, पर इस डंडे से एक अजीब सी ऊर्जा जरूर निकल रही है। ऊर्जा? जैसे विद्युत या प्रकाश ऊर्जा? नहीं, यह ऊर्जा वैसी नहीं है। इस प्रकार की आश्चर्यजनक ऊर्जा के बारे में मैंने न तो कभी कुछ सुना है और न ही पढ़ा है। और तुम तो जानते ही हो कि मैं दुनिया भर के कई देशों में काम कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस ऊर्जा के बारे में जानने वाला कम से कम पृथ्वी पर तो नहीं मिलेगा। अगर पृथ्वी पर नहीं तो पृथ्वी के अंदर मिलेगा प्रोफेसर। पृथ्वी के अंदर? लड़के का दिमाग सनक गया है। पर ध्रुव जो सोच रहा था वो जानकर प्रोफेसर का दिमाग सनक जाता। अगर हमारा विज्ञान मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे स्वर्ण नगरी जाना होगा। समुद्र के तल में बसी स्वर्ण नगरी, जिनका विज्ञान हमारे विज्ञान से लाखों वर्ष आगे है। और फरारी के अड्डे पर तुम्हारा तंत्र मंत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम आदमी हो या पजामा? नहीं, उल्टे उसने मेरा दुर्लभ मंत्रदंड तोड़ दिया, और बगैर मंत्रदंड के मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों का वार किसी पर नहीं कर सकता। वह कैसे? चंडकाल, यूं समझ लो कि तांत्रिक शक्तियां गोली हैं और मंत्रदंड बंदूक। बिना बंदूक के गोलियां नहीं चल सकती हैं, पर वैसा मंत्रदंड तो तुम दोबारा बना सकते हो। बना सकता हूं, पर उसके लिए मुझे वर्षों तक कठिन तांत्रिक साधना करनी होगी। ध्रुव का मेरे रास्ते से हटना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारी शक्तियां तुरंत वापस आ जाएं? है। अगर मुझे पूर्वी हिमालय के एक मठ में रखा हुआ सांसुक का लाल हीरा मिल जाए तो मेरी शक्तियां तुरंत वापस आ सकती हैं। सच? फिर तुम ध्रुव को मार दोगे? तुम मुझे उस मठ का पता बताओ, मैं तुमको वह लाल हीरा लाकर दूंगा। मान गया मूर्ख। मेरा सारा नाटक कामयाब रहा। तो ध्यान से सुनो फरारी, चिमपटाक दम दम। और थोड़ी ही देर बाद फरारी काठमांडू के माफिया चीफ रोई कारा से बात कर रहा था। सब ठीक से समझ गए ना रोई कारा? यस बिग बॉस, आपका गुलाम सब समझ गया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, हीरा कुछ घंटों बाद आपके हाथ में होगा। चंडकाल को यह नाटक काफी महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि ध्रुव ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। वाह, आज तो डॉल्फिन आधी सिटी में ही आ गई। कैसे हो दोस्त? आज तुमको फिर मुझे लेकर स्वर्ण नगरी चलना है। उन लोगों ने शायद अपने रहने का स्थान बदल दिया हो, पर तुम जैसे घुमक्कड़ को वह स्थान जरूर मालूम होगा। डॉल्फिन को वो जगह शायद पता थी, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद डॉल्फिन ध्रुव को लेकर सागर की अथाह गहराइयों में उतर रही थी, और शीघ्र ही। तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए दोस्त? इस जगह पर तो स्वर्ण मानव पहले रहा करते थे। इस वक्त तो यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। तुमको अवश्य कुछ भ्रम हुआ है डॉल्फिन। हमको किसी और स्थान पर जाकर स्वर्ण नगरी की तलाश करनी चाहिए। क्या बात है डॉल्फिन, तुम इतना उत्तेजित क्यों? हे भगवान! पीछे घूमकर देखते ही ध्रुव का बदन कंपाहट से भर गया। दृश्य खून जमा देने वाला था। हत्यारी सार्कों का पूरा एक झुंड ये हमारी तरफ ही आ रहा है, और मेरे पास मंत्रदंड के इस टूटे टुकड़े के अलावा और कोई हथियार नहीं है। पहली शार्क के खतरनाक जबड़े से ध्रुव बाल बाल बचा, पर बचते बचते भी शार्क के तेज दांतों ने ध्रुव के पैर पर एक खरोंच मार ही दी, और खरोंच से खून की एक पतली धार निकलकर पानी में घुलने लगी। शार्कों को और खूंखार बना देने के लिए खून की इतनी सी महक ही काफी थी। इनको मेरे खून की गंध मिल गई है। अब ये जब तक मेरा लंच नहीं कर लेती तब तक ये मुझ पर हमला करती रहेंगी। किसी तरह से इनका ध्यान बटाना ही पड़ेगा। शार्क ध्रुव की तरफ लपकी, पर तभी आगे बढ़ती शार्कों को डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर लगी, और हत्यारी शार्कें अपना संतुलन खो बैठी। ध्रुव ने यह मौका नहीं गंवाया।
सार्कों के पेट की खाल मुलायम होती है, डंडे का नुकीला सिरा इस खाल में कम से कम एक गहरी खरोंच तो मार ही सकता, और इस खरोंच से निकलता खून बाकी सार्कों को इस शार्क की तरफ आकृष्ट कर लेगा और वे मुझे भूल। पर तभी आश्चर्य हो गया। अरे, ये लकड़ी का डंडा तो शार्क के पेट में ऐसे घुस गया जैसे मक्खन में गर्म छुरी, और एक हल्के से झटके से इसका पेट कटता चला जा रहा है। खून और मांस की झलक मिलते ही हत्यारी सार के अपने ही साथी पर टूट पड़ी। वाह भगवान, तेरी दुनिया में कमजोर पड़ने वाले को कोई नहीं छोड़ता। अब हमारे पास मौका है डॉल्फिन, चलो हमको स्वर्ण नगरी की तलाश करनी है। तुम चलती क्यों नहीं हो डॉल्फिन? ये तो यहाँ से हिल ही नहीं रही है, और अब बाकी सार्के अपने साथी को खाने के बाद फिर इधर आ रही हैं। मैं इस एक डंडे से इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता। कई भयावह जबड़े ध्रुव को चबा जाने के लिए एक साथ आगे लपके। पर तभी उसी पल अरे, एकाएक सारा पानी बर्फ में बदल गया है और सारी सार्के इसमें कैद हो गई है। पर कैसे? हमारी शीत किरणों के लिए यह मामूली सा काम है ध्रुव। धनंजय, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। इस वक्त तुम स्वर्ण नगरी के बाहर खड़े हो ध्रुव। पर स्वर्ण नगरी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी दिखा देता हूं, देखो। धनंजय के हाथ उठाते ही ध्रुव की आंखों के सामने सोने की एक विशाल नगरी प्रकट हो गई। स्वर्ण नगरी अपनी पुरानी जगह पर ही स्थित है ध्रुव, परंतु अब हम अपनी नगरी को अदृश्य किरणों से ढक कर रखते हैं ताकि ग्रैंडमास्टर रोबो जैसे लोग दोबारा हम तक न पहुंच पाएं। पर डॉल्फिन ने इस अदृश्य नगरी को कैसे देख लिया? हमारी अदृश्य किरणें सिर्फ मानवों की आंखों पर ही असर करती हैं, क्योंकि हमको खतरा सिर्फ मानवों से ही है, इन समुद्री जीवों से नहीं। मानवों ने प्रदूषण फैलाकर सब बर्बाद कर दिया है। अच्छा, तो इसीलिए डॉल्फिन मुझको यहाँ से आगे नहीं ले जा रही थी। अब बताओ ध्रुव, तुमको एकाएक हमारी याद कैसे आ गई? और समुद्र की अथाह गहराइयों से बहुत दूर हिमालय की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। यही वह घाटी लगती है शूला। यस, सोर्डी नक्शे में इसी जगह पर निशान लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर घाटी के अंदर ले चलो राना। बादलों के नीचे, वाह, बादलों के नीचे पूरी एक घाटी बनी हुई है। लेकिन मशीन गनें लेकर आना बेकार हो गया यार। यहां पर तो चिड़िया तक नहीं उड़ रही है। आखिर हम गोली चलाएंगे किस पर? शूला की गोली चलाने की इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि उनका उतरना अनदेखा नहीं गया था। उनको देख रहा था हिम मानव यतियों का राजकुमार, शक्तिवान जिंगालू उड़नयान यहां पर। इस पवित्र स्थान पर कोई उड़नयान पहली बार आया है, पर इनके इरादे नेक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। सोडी, वो देख, एक प्राचीन इमारत। यह वही मठ होना चाहिए जिसके अंदर लाल हीरा रखा हुआ है। राना, हेलीकॉप्टर यहीं उतारो। और जल्दी ही राना को हेलीकॉप्टर में ही छोड़कर शूला और सोर्डी अंधेरे मठ में घुस रहे थे। और अंदर रखा था शूला, देख। लाल हीरा, ओह, इससे तो तेज रोशनी की किरण फूट रही है। शूला देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तुमको तो यहाँ की भाषा आती है। लिखा है यहाँ पर काल जयी अमर महानिंजा किरीगी अपनी यौगिक साधना में लीन है। लाल हीरा उसकी साधना का केंद्र है। जो भी प्राणी इस लाल हीरे को हाथ लगाएगा उसे किरीगी निंजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पत्थर पर पड़ी तारीख आज से सैकड़ों वर्ष पहले की है। हो, मैं तो डर गया भाई। हीरा तो हमने उठा ही लिया है, अब कहीं निंजा जी सैकड़ों साल बाद जग गए तो हमारी खैर नहीं है। अगर जग गए तो कम से कम मशीनगन को लाना सफल हो जाएगा। पीछे घूमकर मत देखना, नहीं तो निंजा किरीगी उठकर खड़ा हो जाएगा। हा 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 हा, और हम दोनों को पकड़ कर खा जाएगा। ही, यह क्या हो रहा है? मेरी साधना भंग हो रही है। क्यों? किसी ने सांसुक के लाल हीरे को अपने स्थान से हटा दिया है, और मैं हीरे को हटाने वालों को देख रहा हूं। मेरी साधना को बीच में ही भंग करने का दंड इनको अवश्य मिलेगा, इन पर बरसेगा। निंजा, किरीकी का कहर। सोर्डी, ये तो वही है
किरीगी निंजा सचमुच उठ खड़ा हुआ। भाग शूला, मुझे तो इससे डर डर लग रहा है। मैं ऐसे ही मौके के लिए मशीन गन लेकर आया था। इसको तो मैं अभी भून कर रख देता हूँ। तुम्हारी गोलियां इसके शरीर के पार जा रही है शूला, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। अमर निंजा की रगों में खून नहीं, यौगिक ऊर्जा बहती है मूर्खों। तेरे आग उगलने वाले हथियार का जवाब मेरा खड़ग भी आग से ही देगा। इसकी तलवार से तो भयंकर आग की लपट निकल रही है। भागो सोर्डी, मैं तो पहले ही भागने को कह रहा था। तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। किरीगी का खड़ग हवा में लपका और कई फुट मोटे पत्थरों की दीवार को कागज के लिफाफे की तरह काटता चला गया। चट्टानों ने नीचे गिरकर मठ के दरवाजे को बंद कर दिया, पर शूला और सोर्डी उससे पहले दरवाजा पार कर चुके थे। ये तो बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, वो इन चट्टानों को हटाकर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस हीरे को तो रोइकारा करोड़ों का बेचेगा। ये हीरा बेचने के लिए नहीं है। इस हीरे को राजनगर के माफिया बॉस फरारी ने मंगवाया है शूला। इस हीरे के जरिए वह ध्रुव को खत्म करना चाहता है। तो ये दोनों दुष्ट मठ से लाल हीरा लेकर भाग रहे हैं और इस लाल हीरे से किसी प्रकार ध्रुव की जान ली जाएगी। जिंगलू इन दोनों में से कोई भी मंसूबा पूरा होने नहीं देगा। एक ही छलांग में जिंगालू हेलीकॉप्टर और शूला सोर्डी के बीच में आ खड़ा हुआ। अब ये क्या मुसीबत आ गई? पता नहीं, पर इसको तो मैं अभी मशीनगन से छेद देता हूं। मशीनगन तड़तड़ाई और साथ ही साथ जिंगालू का हाथ भी फुर्ती से घूमा। एक भी गोली जिंगालू तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सारी गोलियां जिंगालू की मुट्ठी में कैद थी। लो, ये रही तुम्हारी सारी गोलियां। ये तो बोलता है। और अब मुझे बताओ कि इस लाल हीरे और ध्रुव में क्या संबंध है? मेरा गला दब रहा है।